गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीटीबी क्लासेस। माय नेम इज़ जसप्रीत सिंह। और जैसा कि मैंने आज बताया द आर्ट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स वीडियो में कि आज से हम पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स कंप्लीट A4 साइज शीट पर बनाने लायक प्रोवाइडेड होंगे, जिसमें एक शीट पर ही कंप्लीट चैप्टर आप डाल सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में उसे अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो तरीके के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हम इसके अंदर डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। जैसे कि 1857 के अंदर रिवोल्ट हुआ था, उससे पहले जो जो चीज़ हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, जिन चीज़ों ने मदद की थी वो, और आफ्टर 1857 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से, हमारा जो सारी पॉलिटी चली है, हम वो इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं बिल्कुल। पॉलिटी के अंदर जो होता है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीम लॉ है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पर ये गवर्नमेंट की फॉर्म्स बनी हुई हैं। हमें ये बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कोई सिंगल चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटी में जो होता है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम लॉज होते हैं। उन सुप्रीम लॉज में जो प्रिंसिपल्स, उन सुप्रीम लॉज से जो प्रिंसिपल्स बने हुए होते हैं, उनसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी हुई होती है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दो टाइप्स की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पावर्स का मतलब डाइवर्जन हुआ होता है तीन चीज़ों में, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। और लोकल्स, जो लोकल गवर्नमेंट है वो बाइफर्केटेड होती है दो डिफरेंट टीयर्स में, एक है पंचायत राज, एक म्यूनसिपैलिटीज़। हमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। और जो डिवीज़न ऑफ पावर होता है इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड सब फर्दर डिवीजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इनटू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। दिस होल प्रोसेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में अब देखो यहाँ पे सेंटर है, अब यहाँ पर भी सेंटर है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि सेंटर तो सबसे ऊपर है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में जो यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जिसके अंदर सारी पावर सेंटर के हाथ में चली जाती है। और सेंटर के हाथ में पावर कब आती है? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है हमारे देश में। और ये नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे फर्दर टॉपिक्स जब मैं आपका पॉलिटी के अंदर आपको नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक एक अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तब पूरी की पूरे इसके आर्टिकल्स, जितने अमेंडमेंट्स, जो भी सब चीज़ हुई हैं, हम उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी वो एक सेक्रेड बुक है, जिसके अंदर सारे फंडामेंटल लॉज लिखे हुए हैं, और फंडामेंटल लॉज के बेस पर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी हुई है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्टोरी की तरह कवर करेंगे, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है, ताकि आप जब एग्जाम के अंदर एग्जाम लिखने बैठोगे तो आपको पूरी स्टोरी ही चलेगी दिमाग में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स और ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, बिल्कुल स्टोरी ही चलेगी आपके दिमाग में। अब देखो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अब शुरू करेंगे। वो सिर्फ एक आउटलेट था कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे हम। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1857, बिफोर 1857। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया ना आपको, बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857। दिस इज आफ्टर 1857। तो आप इसी तरीके से A4 साइज शीट पर अपने नोट्स बनाते हुए चलना, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ मेरे को कैसे कैसे रिवाइज करना है। और जब आपको लगे कि यार मेरे को ये चीज़ टर्म यहाँ पर क्यों लिखी, मेरे को नहीं पता, तो आप रिवाइज कर सकते हैं नोट्स दोबारा खोल के, वीडियो दोबारा चला के। तो इसमें पढ़ते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखना यहाँ से आप नोटिस करना 1773। यहाँ पर अगर हम 84 को इग्नोर करें, यहाँ पर ये पिट्स इंडिया एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773, फिर 1793, फिर 1813, फिर 1883, 1833 एंड 1858। इसमें सब में 20 ईयर्स का डिफरेंस है। इसमें इसमें और इसमें सब में 20 ईयर्स का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 20 ईयर्स की मोनोपोली देती थी अपने लोगों को कि आप रूल करो। मोनोपोली लाइक कि ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए, वो सब के लिए मोनोपोलीज मिलती थी 20 ईयर्स की। अब हम इसको डिफरेंसली पढ़ते हैं कि लाइक ये क्या है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट से हमें पता चलता है कि क्लियरली गवर्नमेंट अपना रेगुलेशन करने के लिए यहाँ पर आई थी, जिन्होंने जिस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था 1773 में। इसमें एक कमेटी बनाई गई थी जो रेगुलेट कर सके, हमारे लोगों को यहाँ पर रेगुलेट कर सके, इन्होंने अपना राज चला सके। रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको हेड किया था PM नॉर्थ ने। और जो यहाँ पर थे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे वो सुप्रीम कहाँ पर थे, बॉम्बे एंड मद्रास के अंदर उनकी सुप्रीमेसी थी। बॉम्बे और मद्रास के अंदर उनकी ज़्यादा सुप्रीमेसी थी, जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। याद रखना है ये नाम सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम्स के अंदर कि फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, ये सब मैं आपको बताऊंगा इसी में। सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, 1773 के अंदर रूल पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी, 1774 में। ये हमें याद रखना है, इसको याद से लिख लेना अपने पास कि सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनी थी। इसका जो लॉ पास हुआ था वो 1773 में हुआ था। अब हमें पढ़ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके अंदर बेटर डिसिप्लिन के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। बेटर डिसिप्लिन को दो पार्ट्स में इन्होंने दो बोर्ड्स बना दिए गए थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट्स डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर्स थे, और ये पॉलिटिकल इश्यूज से डील करता था। जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, जितने भी इनके एक्ट्स होते थे, जितनी इनकी मोनोपोली ट्रेड्स होती थी, उनके अंदर जो भी पॉलिटिकल इश्यूज होते थे उससे सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैंडल करता था, और कोर्ट्स डायरेक्टर जो है वो ट्रेड को संभालता था। अब आता है चार्टर्स एक्ट। ये ज़्यादा इसके अंदर चार्टर एक्ट्स में कुछ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। चार्टर एक्ट 1793 में सिर्फ हमें एक चीज़ मेन याद रखनी है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मेंबर्स है ना, 6 मेंबर्स। अब जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेड बढ़ने लगा, देखो यहाँ पर ट्रेड की बात आ गई ना, यहाँ पर कोई ट्रेड की बात नहीं आई। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोई ट्रेड की बात नहीं है, लेकिन 1784 के अंदर जैसे जैसे ट्रेड बढ़ने लगा तो हमें रिवेन्यू जनरेट होने लगा इंडियंस को। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सैलरी थी ना, जो 6 मेंबर्स थे, इनकी सैलरी इंडियन रिवेन्यू से लेने लगे हैं। जो भी हम इंडियंस रिवेन्यू कलेक्ट करके इनको देते थे या समथिंग कुछ भी, उससे इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी देनी शुरू की। अब आता है चार्टर एक्ट 1813। इसके अंदर जो ट्रेड मोनोपोली था वो एंड कर दिया गया था। लाइक अब जितना भी ट्रेड की मोनोपोली हम इंडियंस द्वारा चल रही थी वो सब इन्होंने एंड कर दी थी इसके 1813 के अंदर। अब ये कम्प्लीटली धीरे धीरे, देखो प्रोसेस चलता है हर चीज़ का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अभी अपना राज चलाना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं कम्प्लीटली। इंडियन मार्केट में भी, पॉलिटिक्स में भी, हर चीज़ में अपना राज चलाने के अब आ गए हैं। लाइक एकदम कम्प्लीटली मतलब रूलिंग पार्टी में आने लगे हैं एकदम से। तो ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया था। ओनली टी ट्रेड विथ चाइना इज अलाउड, सिर्फ टी ट्रेड, और वो भी इन्होंने बाद में बंद कर दिया, मैं आपको बताऊंगा 1853 में। तो ओनली टी ट्रेड हम कर सकते थे चाइना के साथ, जो हमें सिर्फ अलाउड था। 1 लाख स्पेंट ऑन इंग्लिश। देखो जहाँ पर कोई बंदे को अगर अपना रूल चलाना होता है तो वहाँ का कल्चर सबसे पहले ख़त्म करना पड़ता है। तो 1 लाख रुपीज़ जो थे इंग्लिश पर स्पेंड किए गए, ताकि वो इंडियंस को इंग्लिश सिखा सकें, ताकि वो अपने साथ उनको ज्वाइन करा सकें। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी अब इन्होंने खुली छूट दे दी थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए आ सकते हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पर। अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ इंडिया बना दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे विलियम बेंटिक। ठीक है ना, विलियम बेंटिक, याद रखने हैं नाम बहुत अच्छी तरीके से। लॉ मेंबर्स को ऐड किया गया जो लॉज बनाने में हेल्प करते थे। लाइक कि जितने भी लॉ रिलेटेड पॉलिटिक्स रिलेटेड पॉलिटिकल इश्यूज होते थे वो सब ये हैंडल करते थे। पर इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, ये कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे। ये सिर्फ एक टेम्परेरी बंदा ऐड किया गया था इसमें। और जो हमारा जो मतलब सबसे पहले लॉ मेंबर जो बने थे वो बने थे लॉर्ड मैकॉले। ये वही लॉर्ड मैकॉले है जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। इन्होंने रूल बनाया था और इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेंटिक ने। याद रखना है, इन दोनों की जोड़ी को हमेशा याद रखना है, विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकॉले। ये दोनों का बहुत की रोल है इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया के अंदर लाने में। लॉर्ड मैकॉले ने लॉ बनाया था और विलियम बेंटिक ने उसे इंट्रोड्यूस किया था। तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हम दोनों को ही बोलते हैं, बट लेकिन अगर जहाँ पे ऑप्शन के अंदर आएगा तो हमें लॉर्ड मैकॉले टिक करना है। और इन्हें ही फादर ऑफ लीगल सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखना है दोनों चीज़ें, नोट में लिख लेना। अब 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके अंदर जो लॉ मेंबर, ये वाला लॉ मेंबर है ना, अब इसको परमानेंट कर दिया है। अब इसके बाद वोटिंग राइट्स भी हैं, क्वेश्चन राइट्स भी हैं, ये क्वेश्चन भी कर सकता है, वोट भी कर सकता है। तो अब ये लॉ मेंबर परमानेंट हो चुका है। यहाँ पर टेम्परेरी था, ठीक है ना, ये लिखा है टेम्परेरी, यहाँ पर ये टेम्परेरी था, यहाँ पर ये परमानेंट हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को
जो गवर्नर जनरल, अब देखो यहाँ पे ये बंगाल पे ईस्ट, देखो ये दोनों की जगह का काम संभालता था कंप्लीटली, इंडिया के ट्रेड्स भी, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, ये जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो बंगाल और इंडिया दोनों की कमान थी। लेकिन अब यहाँ पर इसको बोल दिया गया भाई तू पूरी इंडिया का है, अब तुझे कहीं का नहीं, सिर्फ तू कंप्लीट पूरी इंडिया को देख। और लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब इनके पास क्वेश्चन पावर्स, एक सेकेंड, हाँ अब इनके पास देखो अब यहाँ पर आ गया ना लॉर्ड डलहौजी। अब ये जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी बने और ये लॉ मेंबर जो बने, अब इनके पास क्वेश्चन पावर भी थी। और इसके अंदर अब यहाँ पर अब इंडिया के अंदर सिविल एग्जाम्स की स्टार्टिंग भी होने लगी। सिविल एग्जाम्स की स्टार्टिंग आपको लग रहा होगा पहले कैसे, पहले ऐसा होता था कि लाइक कोई बंदा आया कि भाई मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, चल भाई तू यहाँ का आईएएस बन जा, मतलब उस टाइम तो आईएएस नहीं होते थे बट लेकिन तू यहाँ का हेड बन जा, इस तरीके से सब हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर सिविल एग्जाम्स होने लगे, पर्टिकुलरली एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने लगा, जैसे अब होता है लाइक हम आईएएस आईपीएस बनते हैं, कुछ भी बनते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, हमें एग्जाम्स इंटरव्यू वगैरह सब क्वालिफाई करना पड़ता है। उसी तरीके से अब सिविल एग्जाम्स होने लगे। तो ये था आपका कंप्लीट 1857, बिफोर 1857 जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब यहाँ से और इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं आफ्टर 1857। आफ्टर 1857 क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसमें आपका रिवोल्ट के बाद लाइक कि 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ, बहुत ही तगड़ा रिवोल्ट, जिसकी वजह से सारा ब्रिटिश प्रोविंस हिल चुका था पूरा। तो क्वीन आई यहाँ पर, क्वीन रूल मतलब क्वीन आई, तो उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि इसको काट देते हम, उन्होंने एक कमेटी बनाई कि भाई यहाँ पर जो भी वाइस रॉय है, गवर्नर जनरल को यहाँ पर वाइस रॉय बना दिया गया, क्वीन आई और गवर्नर जनरल को वाइस रॉय बना दिया यहाँ का। और उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ इंडियंस, मतलब एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के नाम से एक अलग से कमेटी बनाई, जिसके अंदर एक कमेटी बनाई जिसमें भाई क्वीन कहती थी कि मेरे को सब चीज़ पता होनी चाहिए, रिलीजन के नाम पे तुम यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, क्योंकि रिलीजन जब इंडियंस का छेड़ दिया जाता है ना तो हम नहीं रुकते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर जो गवर्नर जनरल को जो वाइसरॉय बनाया गया, वो इन्फॉर्मेशन देता था सेक्रेटरी ऑफ इंडियन जो वहाँ पर लंदन में बैठा था उस बंदे को कि भाई यहाँ पर ये सब चीज़ ऐसे चल रही है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन देता था क्वीन को, ठीक है ना। तो क्वीन को सब चीज़ ऐसे अपडेटेड रहती थी कि हाँ क्या चल रहा है इंडिया में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। इसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है, याद रखना है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अरे भैया मेरे को ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये लैंडमार्क कहा जाता है इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लेना। अब देखो यहाँ से कंप्लीटली पॉलिटिक्स कैसे शुरू होती है सब चीज़ देखना। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स जो 1784 में मैंने आपको पढ़ाया ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें जो 6 मेंबर्स थे अब उनको बढ़ा के 12 कर दिया गया। यानी कि आपका ट्रेड बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रही है, लाइक पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, ट्रेड बढ़ रही है, तो अब भाई लोगों की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो 6 मेंबर से इसको 12 कर दिया गया। अब जब 12 कर दिया गया है ना तो मतलब अब जब 12 कर दिया गया, जब सारी की सारी ट्रेड बढ़ रही है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, तो फाइनेंस पर्सन भी इसमें एक ऐड किया गया जो थे जेम्स विल्सन। याद रखना जेम्स विल्सन। जो अब देखो यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, एक तो प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंटली वर्क करने की छूट दे दी गई यहाँ पर, क्योंकि देखो इंडिया अब बिल्कुल हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा था, यहाँ पर स्टार्टिंग होने लगी थी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स भी आएंगे आगे। तो हाँ अब यहाँ पे जितने भी प्रोविंसेस थी जिन्हें प्रांत कहते हैं, उनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने की छूट दे दी गई थी, इसी को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और गवर्नर जनरल जो थे वो उनको ऑर्डिनेंस पावर्स दे दी गई थी। ऑर्डिनेंस पावर्स मैं आपको प्रेसिडेंट के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो 1 या 2 दिन के अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड होगी और यूट्यूब पे डल जाएगी इसी चैनल पे। ऑर्डिनेंस पावर्स कौन सी होती हैं, जिसमें कि 6 महीने के लिए, 6 महीने जब तक कोई लोकसभा राज्यसभा संसद में नहीं होती है, हाउस में नहीं होती है, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर लगा सकते हैं जो 6 महीने के लिए वैलिड रहती है। वो मैं आपको पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के टॉपिक में बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा, तो इसको हम बुक मार्क रखते हैं अभी। आता है फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स जो थे, जो 1784 में मैंने आपको पढ़ाया 6 मेंबर्स थे, अब इसके अंदर 1861 में वो 12 हो गए। अब इसके अंदर 1892 के अंदर वही मेंबर 12 से 16 हो गए, 1616। अब बजट भी शो होने लगा। अब जब मेंबर्स बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, ट्रेड बढ़ रहा है, तो बजट भी दिखाना पड़ेगा कि भाई अब खर्चा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है भाई हमारा सारा का सारा खर्चा। लेकिन इन्होंने इसमें क्या करा कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो तुम, हम तुमको बजट दिखाएंगे, इंडियंस को भी दिखाएंगे, ब्रिटिशर्स को भी दिखाएंगे, बट तुम क्वेश्चन नहीं पूछोगे हमसे कोई, बट नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना, याद रखना इस पॉइंट को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, जिसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर 16 से 60 कर दिए गए हैं।
कम्युनल इलेक्टोरेट आ गया। अब देखो यहाँ पे धर्म की बातें शुरू हो चुकी थी। अब ये पार्टीशन की तरफ धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, 1909 है ना, 1909 से 1947 तक सारा ही देश अलग हो गया, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो गई थी कम्युनल इलेक्टोरेट्स की, कि हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। तो यहाँ पे कम्युनल बातें होनी शुरू हो गई थी, धर्म निरपेक्ष बातें शुरू होने, धर्म की बातें शुरू होने लग गई थी। तो इंडियन मेंबर अभी देखो, अब यहाँ पे धर्म की बातें तो शुरू हो रही थी कम्युनल इलेक्टोरेट में। इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इंडियन मेंबर एक ऐड कर दिया गया था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन से होते हैं, जो आपका एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी रूल को, जो रूल बन गया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक इंडियन मेंबर ऐड किया गया, जिनका नाम था लॉर्ड एसपी सिन्हा। लॉर्ड एसपी सिन्हा अब ये रूल भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड पर्सन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बैठते थे, क्योंकि जो बंदे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होते हैं वो हाउस में बैठते हैं, हाउस ऑफ कॉमन में बैठते हैं, लेकिन ये सेकंड पर्सन थे। फर्स्ट पर्सन कौन थे, फर्स्ट पर्सन थे दादा भाई नौरोजी। याद रखना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे। अब हम पढ़ते हैं गवर्नर मतलब सॉरी जीओआई एक्ट ऑफ 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बातें की गई थी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस बन गए, एक मतलब पार्लियामेंट के इस तरीके से। तो ये सिर्फ डिस्कस किया गया था, बातें ही की गई थी इसकी। ये आया तो आपका 1935 में है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ डिस्कस किया गया था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सिर्फ बातें की गई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा नाम नहीं रखे गए थे। मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि आपको याद रहे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है। तो यहाँ पर जो लोकसभा एक तरीके से बनाई गई थी, उसमें 145 मेंबर्स की बात की गई थी, बनाई नहीं गई थी, सिर्फ बात की गई थी। और जो राज्यसभा थी उसमें 60 मेंबर्स की बात की गई थी। डिस्कस्ड, जस्ट डिस्कस्ड, याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। डीआर की द्विशासन की बातें की गई थी, सेंटर और प्रोविजंस की बातें की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट टू सिख, एंग्लो इंडियंस, जैन्स एंड ऑल, जितने भी पारसीज वगैरह थे सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बातें की गई थी। तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर जो यहाँ पर सारी बातें की गई थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी सारी बातें की गई थी, ये अब यहाँ पर सब 1935 के अंदर लागू कर दी गई थी। तो अब इसके अंदर देखो, फॉर्मेशन ऑल इंडिया फेडरेशन डिस्कस्ड बट नॉट फॉर्म। जो ऑल इंडिया फेडरेशन को यहाँ पर डिस्कस किया गया था, लेकिन उसको फॉर्म नहीं किया गया था। और हमें ये तो याद ही रखना है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो इन्होंने डिस्कस किया था उसको तो फॉर्म कर ही दिया था 1935 के अंदर। डीआर की जो द्विशासन की बात यहाँ पर की गई थी, सेंटर और प्रोविजंस की, उसको इन्होंने यहाँ पर नकार दिया था कि हम डीआर की नहीं लाएंगे। पावर टू प्रोविजंस को पावर दे दी गई थी, प्रांतों को पावर दे दी गई थी सारी की सारी। गवर्नर जनरल जो था आपका उसको इमरजेंसी पावर्स दे दी गई थी। इमरजेंसी पावर्स का भी मैं एक कंप्लीट टॉपिक अलग से बनाऊंगा, ये मत समझना कि नहीं बनाएंगे, अब तो सीरीज चल पड़ी है। अब तो रिसेंटली मतलब एक हफ्ते के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर बुक मार्क करी हैं वो सब आ जाएंगी। तो गवर्नर जनरल को यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स दे दी गई थी और बजट डिस्कस होने लगा था। अब यहाँ पर आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। यहाँ पर हम नहीं पूछ सकते थे ना क्वेश्चन, बट नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड 1892 के अंदर। लेकिन 1935 के अंदर आके अब हम इंडियंस के पास भी और ब्रिटिशर्स के पास भी वो पावर आ चुकी थी कि अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे कि भाई खर्चा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या मतलब कैसा खर्चा हुआ। तो ये था इस टॉपिक के बारे में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ एक बार। रेगुलेटिंग एक्ट 1935 के अंदर कमेटी बनाई गई थी जिसका पीएम नॉर्थ ने हेड किया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, जिसकी पावर सारी सुप्रीम कहाँ थी, बॉम्बे और मद्रास पे। ये सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन है, इसको इसी तरीके से आप A4 साइज शीट पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप उसको ऐसे ही रिवाइज कर सकते हैं जैसे मैं आपको इसमें देख के बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की बात हुई थी, कैलकाटा के अंदर रूल पास हुआ था और 1774 के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर बेटर डिसिप्लिन की बातें की गई थी, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट्स डायरेक्टर दो अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए थे, जिसमें एक में 6 मेंबर्स थे और जो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करता था और कोर्ट्स डायरेक्टर ट्रेड के बारे में बात करता था। फिर आया चार्टर एक्ट 1793। देखते चलना जैसे जैसे चल रहे हैं सीक्वेंस वाइज, बस मैं आपको एक रिवाइज दे रहा हूँ, बस एक बार ऐसे ही रिवीजन दे रहा हूँ, एक रिव्यू दे रहा हूँ। तो चार्टर एक्ट 1793 जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से आने लगी थी, क्योंकि अब सारा ट्रेड होने लगा था तो इंडियन रेवेन्यू से सारी सैलरी आने लगी थी। फिर चार्टर एक्ट 1813, उसमें ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था और सिर्फ चाय का ट्रेड कर सकते थे। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है कि 1 लाख स्पेंट ऑन इंग्लिश। ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 के अंदर। और क्रिश्चियन मिशनरीज भी आने लगे थे।
चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो विलियम बेंटिक थे। एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था जिसके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, और वो टेम्परेरी बंदा था, और वो थे लॉर्ड मैकॉले, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फादर ऑफ लीगल सिस्टम भी कहते हैं। फिर आया चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर एक लॉ मेंबर जो यहाँ पर 1833 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लाइक लगाया गया था, टेम्परेरी था, इंट्रोड्यूस तो नहीं कहेंगे कि आ गया था, लॉ मेंबर तो आ चुका था, ऐड कर दिया गया था, उसको 1853 में परमानेंट कर दिया, उसको वोटिंग राइट्स भी दे दिया और उसको परमानेंट भी कर दिया। अब इसके अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो जो वो लॉर्ड डलहौजी थे, तो क्वेश्चन पावर्स भी थी उनके पास, और सिविल एग्जाम्स भी यहाँ पर कंडक्ट होने लगे। सिविल एग्जाम्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 1853 के अंदर सिविल एग्जाम्स आ चुके थे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब आफ्टर 1857 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसके अंदर क्वीन आई थी यहाँ पर, उन्होंने गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया था, वाइसरॉय की पावर्स दे दी थी, वाइसरॉय बना दिया था। और ये इन्होंने एक क्या कहते हैं आप कमेटी बना दी थी कि लाइक जो वाइसरॉय है वो आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, लाइक जो लंदन के अंदर बैठेगा सेक्रेटरी बंदा उसको बताएंगे, और वो जो सेक्रेटरी है वो क्वीन तक सारी बातें पहुंचाएगा, और इसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हैं। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 1784 के अंदर बनाया गया था, जिसमें 6 मेंबर्स थे, उसको यहाँ पर 12 कर दिया गया था। फाइनेंस पर्सन ऐड कर दिया गया था जिनका नाम था जेम्स विलियमसन, और प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंटली वर्क करने की पावर दे दी थी, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस पावर्स आ गई थी जो हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं यहाँ पर आज। तो वहाँ पर उस टाइम हम समझ सकते हैं कि जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे वो बिल्कुल एक प्रेसिडेंट की तरह वर्क करते थे यहाँ पर इंडिया के अंदर। हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हैं हम उन्हें, स्टेट यहाँ पर स्टेट नहीं होता है, पर्टिकुलरली पूरी कंट्री की बात होती है, तो हेड ऑफ द स्टेट हम कह सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उसके 12 मेंबर्स को 16 कर दिया गया था। बजट निकलने लगा था, बजट को शो कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे आप। फिर आया 1919, उसके अंदर उसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, उसके अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को 16 से 60 कर दिया गया था बढ़ा के, और कम्युनल इलेक्टोरेट, हिंदू मुस्लिम की बातें होने लगी थी, अलग अलग वोट होने लगे थे। इंडियन मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर दिया गया था, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे, लेकिन वो सेकंड पर्सन थे लॉर्ड एसपी सिन्हा, और जो फर्स्ट पर्सन जो बैठे थे वो दादा भाई नौरोजी थे। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बातें हुई, सिर्फ बातें हुई, याद रखना, डिस्कस जहाँ पे लिखा है ना सिर्फ बातें हुई उसकी। तो इसके अंदर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसके अंदर 145 मेंबर्स की बात हुई, यहाँ पर 60 मेंबर्स की बात हुई, राज्यसभा में सिर्फ बात हुई। डीआर की यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कैंसिल कर दिया, और सेपरेट इलेक्टोरेट तो इन्होंने दे दिए थे। सिख एंग्लो इंडियंस मतलब इन्होंने कुल मिला के कम्युनिटीज़ की बातें कर दी थी, कम्युनल इलेक्टोरेट्स कर दिए थे, सब मतलब अलग अलग कर दिए थे, धर्म बिल्कुल अलग अलग एक तरीके से इन्होंने पहले ही बीज बो दिए थे अलग, मतलब बिल्कुल सेपरेशन के। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर फॉर्मेशन आपकी इस चीज़ की हुई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की फॉर्मेशन हुई। ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ बनना था लेकिन बना नहीं, सिर्फ डिस्कस ही हुआ था। डीआर की जो यहाँ बना उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया 1935 के अंदर। पावर्स टू प्रोविजन, मतलब जो प्रोविंसेस को पावर दे दी थी, प्रांतों को पावर दे दी थी। गवर्नर जनरल को इमरजेंसी पावर्स आ गई थी यहाँ पर, और बजट भी डिस्कस होने लगा था, लाइक आप बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते थे। तो ये था इस सेशन के लिए आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये बस रिवाइज करो, इसको A4 साइज शीट पर उतार के शॉर्ट नोट्स बनाओ, बस पढ़ लो इसे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस आएंगे, लाइक इसी से रिलेटेड आएंगे। और मैं आगे की भी सीरीज़ बनाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है सीरीज़ के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आपको सब चीज़ कवर हो जाएगी और रिविज़न करना बहुत आसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।